Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and this is another video of our NABARD Grade A to Z series. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे NABARD ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल एक NABARD ग्रेड ऑफिसर की रहती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम किया जाता है। अभी तक इस सीरीज के अंदर हम इन सारे वीडियोस के बारे में या इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, वैकेंसीज क्या हैं इस एग्जाम की। इसके अलावा हम कंपटीशन, बुक्स, कट ऑफ, डिकोडेड सिलेबस, ईएसआई के बारे में, एआरडी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जीए की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की स्ट्रैटेजी और इंटरव्यू प्रिपरेशन तक के बारे में बात कर चुके हैं। एबीसीडी से हमारा ये सफर शुरू हुआ था और आज हम पहुंच गए हैं लेटर जे के ऊपर और जे से आज हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप ये बात जानने में इंटरेस्टेड है कि NABARD ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किस तरीके से होता है, किस तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इसके बाद में बहुत से स्टूडेंट्स को NABARD ग्रेड ए की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बहुत सी और चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिगार्डिंग की एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो ऑल्दो हम हमारी A to Z सीरीज़ के अंदर इन सारी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर फिर भी कई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रिटन फॉर्मेट में या पढ़ के रीड करें इसे, रादर देन कि वो वीडियोस देखें। वीडियो देखने के बाद भी कई बच्चों को ये लगता है कि कुछ टाइम बाद जब वो इस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं तो वापस आकर के इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा देखने के लिए। तो इन सारे रीजंस की वजह से हमने आपके लिए इस गाइड बुक को बनाया है। इस गाइड बुक की लिंक जो है, डाउनलोड लिंक जो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस सेशन की। स्टूडेंट्स, जो भी बात मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करूंगी वो एक NABARD ग्रेड ए एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए करूंगी कि एक NABARD ग्रेड ए एस्पिरेंट के दिमाग में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या डाउट्स हो सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो वो सोचता होगा NABARD ग्रेड ए की जॉब प्रोफाइल को लेकर के। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर कोई भी क्वेश्चन अनएड्रेस्ड रह जाए, ठीक है, ऑल्दो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी हर एक क्वेश्चन का यहाँ आंसर देने की, पर अगर फिर भी कोई चीज़ यहाँ अनएड्रेस्ड रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। चलिए फिर इसी बात से हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये आता है कि NABARD के अंदर वर्क कल्चर कैसा होता है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी चिंता होती है वो इसी बात को लेकर के होती है कि वर्क कल्चर कैसा होता है। देखिए, अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूँ तो NABARD का वर्क कल्चर एक टिपिकल गवर्नमेंट जॉब जैसा नहीं होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको देखने को मिलता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस जॉब के अंदर नहीं होती है। तो एक काफ़ी प्रोफेशनल वे ऑफ वर्क है, वर्क एथिक्स है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम जैसा किसी और गवर्नमेंट जॉब में होता है वैसे ही NABARD ग्रेड ए के अंदर एक हायरार्की होती है जो हमें देखने को मिलती है। सपोज कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो वो मतलब जो अपर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वहां से फ्लो होकर ही वो नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि एक NABARD ग्रेड ए ऑफिसर अपने ही लेवल पर सारे डिसीजंस ले सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक हायरार्की होती है, एक ब्यूरोक्रेसी हमें यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलता है कि हर एक चीज़ जो होती है अपने एक सेट तरीके से होती है। कोई भी रैंडमली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक है जो कि NABARD के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में बहुत सारे NABARD ग्रेड एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ होती है कि जैसे ही हम NABARD को ज्वाइन करेंगे, जाते ही हम वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट में लग जाएंगे, हम वहाँ फार्मर्स की सेवा में लग जाएंगे और हमारे पास पॉलिसी मेकिंग की पावर होगी। तो स्टूडेंट्स, ये नोशन बहुत हद तक गलत है। देखिए, NABARD के अंदर जो हायरार्की है वो इस तरीके से है: NABARD ग्रेड ए ऑफिसर, B, C, D, E, F। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक ऑफिसर्स की हायरार्की है जो देखने को मिलती है अप टू ग्रेड सी। ठीक है, जब तक आप सी ग्रेड में है यहाँ तक आपका जो रोल होता है इट इज ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर आप पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं करते हो, आप पॉलिसी के लिए इनपुट्स देते हो और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, हियर यू आर जस्ट अ कॉग इन द व्हील। ठीक है, आप उस मशीनरी का, उस लार्जर सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट होते हो जहां पर आपका काम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम, डिसीजंस लेने का काम जो है वो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। और इस हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमें देखने को मिलते हैं ग्रेड D, E एंड F। तो ये हमारे हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जहां पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम होता है। ग्रेड A, B और C के अंदर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये बात हुई NABARD ग्रेड ए के वर्क कल्चर की। इसके बाद में जो अगला सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो ये कि आखिर NABARD काम क्या करता है, वहां जाके हमें किस तरीके का काम है जो कि करने को मिलेगा। देखिए,
तो स्टूडेंट्स, अगर मैं नबार्ड की सारी एक्टिविटीज को तीन ब्रॉड एरियाज में डिवाइड करूं तो वो तीन ब्रॉड एरियाज हैं, रीफाइनेंस, डेवलपमेंट और सुपरविजन। ठीक है, यही हमारे नबार्ड के तीन मेजर फंक्शंस हैं और यही तीन एरियाज हैं जिनके अंदर नबार्ड काम करता है, रीफाइनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सुपरविजन के लिए। अब इन तीनों ही डोमेन्स के अंदर नबार्ड के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट के अंदर देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ action and sustainability, there is department of climate change, there is a department of farm sector, there is a department of non farm sector। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमें रीफाइनेंस में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमें सुपरविजन में देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होते हैं जिनकी वर्किंग, जिनके वर्क डोमेन्स ये बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ रीफाइनेंस की, कि रीफाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनका मेजर काम क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक चीज़ लेकिन मैं बिल्कुल आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि नबार्ड जो है वो कभी भी डायरेक्टली फार्मर्स के साथ काम नहीं करता है। ठीक है, नबार्ड के अंदर जो भी काम होगा यहाँ पर मेजरली बीच में बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक है, हेयर वी हैव नबार्ड एंड हेयर वी हैव फार्मर एंड इन बिटवीन देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स। नबार्ड फार्मर्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, बट वो डायरेक्टली जाके फार्मर्स से कभी बात नहीं करता। इट विल ऑलवेज गो थ्रू सर्टेन स्टेक होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ रीफाइनेंस की, तो रीफाइनेंस के लिए हम चाहते हैं कि फार्मर्स के पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, क्रेडिट एक्सेस अच्छा हो। तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि नबार्ड खुद से जाके फार्मर्स को लोन देगा, नहीं। रीफाइनेंस के अंदर नबार्ड जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है, यहाँ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए 4.5% इंटरेस्ट रेट पे। ऐसी जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो आगे डीसीसीबीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं इन्हें लोन प्रोवाइड करेंगी 5.5% पे। ये डीसीसीबीज जो हैं ये फर्दर लोन प्रोवाइड करेंगी, रीफाइनेंस प्रोवाइड करेंगी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को, पीएसीएस को। ठीक है, पीएसीएस जो है वो फर्दर जाके हमारे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरीके से रीफाइनेंस की एक साइकिल चलती है, जिस तरीके से नबार्ड जो है वो क्रेडिट एक्सेस को इम्प्रूव तो करता है, लेकिन वो इम्प्रूव करता है सर्टेन स्टेक होल्डर्स के थ्रू। नबार्ड खुद जाके कभी भी फार्मर्स को लोन नहीं देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है नॉन फार्म सेक्टर का। अब ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है? नॉन फार्म सेक्टर जो है वो मेजरली काम करता है आर्टिजान्स के साथ मिलकर। अब आर्टिजान्स के साथ मिलकर किस तरीके का काम किया जाता है? सपोज कीजिए कि कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड हमारे कारीगर हैं जो कि चिकनकारी का काम करते हैं। अब ये आर्टिजान्स जो हैं ये अपने ट्रेडिशनल फील्ड में काम करे जा रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा इनके कस्टमर्स के साथ कनेक्शंस नहीं है, इन्हें नहीं पता कि किस तरीके की डिमांड अभी मार्केट में है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, किस तरीके से कस्टमर्स को अप्रोच किया जाता है। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब इनकी हेल्प नबार्ड करना चाहता है। नबार्ड वांट्स टू अपलिफ्ट दीज artisans so that they can come out of the poverty, one, and secondly they can sustain their like generation long tradition of these arts and crafts। ठीक है, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि इन आर्टिजन्स को सपोर्ट किया जाए। अब वो ये काम कैसे करेंगे? यहाँ पर बीच में काम आता है एनजीओज का। ठीक है, सो यहाँ पर इट कैन बी बोथ वेज कि जो बहुत ही प्रोएक्टिव एनजीओज होती हैं दे कैन अप्रोच नबार्ड कि वी वांट यू टू हेल्प अस। ठीक है, कि वी वांट टू हेल्प अपलिफ्ट द आर्टिजन्स एंड वी वांट टू टेक द एक्सपर्टीज ऑफ नबार्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। या फिर अगर नबार्ड ने नोटिस किया कि दैट देयर इज वन पर्टिकुलर एनजीओ विच इज वर्किंग लाइक फैंटाबुलसली अमेजिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो नबार्ड भी जाके उस एनजीओ को अप्रोच कर सकता है कि वी वांट यू टू टेक दिस पर्टिकुलर जॉब और वी वांट यू टू अपलिफ्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आर्टिजन्स। तो इस तरीके से बोथ वे से ये काम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे क्या होगा, इन आर्टिजन्स को कुछ क्राफ्ट मेला या कुछ हैंडीक्राफ्ट मेलाज जो होते हैं वहां पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, ताकि इन्हें कस्टमर्स की डिमांड्स के बारे में पता चले, ये कस्टमर्स को किस तरीके से मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, इनके अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करी जा सकती हैं तो वो बन सकें। तो इसी तरीके से फिर इनको अपलिफ्ट किया जाएगा। सो दैट विल कम अंडर द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। डेवलपमेंट के अंदर ब्रॉडली जो काम होते हैं उसका सिर्फ ये एक उदाहरण था। उसके बाद में आता है सुपरविजन। अब डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन क्या करते हैं? बेसिकली हमारे आरआरबीज का जो काम है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हो गई, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, पीएसीएस का काम, ये सारी इनको सुपरवाइज करना, इनका इंस्पेक्शन करना ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस, ये सारे काम जो होते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के अंदर आते हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी
इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स एज फार एज द NABARD ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न. सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये एक बेसिक जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जो एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको समझाया, इससे आपको ब्रॉडली आइडिया लग गया होगा कि NABARD किस तरीके से काम करता है और क्या काम होता है NABARD का. ठीक है. इसके बाद में एक और स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट होता है कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हम जनरलिस्ट पोस्ट के थ्रू जा रहे हैं तो क्या हमारा डिपार्टमेंट होगा, क्या वो हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर होगा, क्या वो हमारी प्रेफरेंस के बेसिस के ऊपर होगा. ठीक है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि कोई भी एक जो ऑफिसर होता है, अगेन यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स का डाउट होता है, इन दोनों चीज़ों को मैं साथ में लेकर के एड्रेस कर देती हूँ कि क्या हम पूरे टेन्योर एक ही डिपार्टमेंट में रहते हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज, कोई भी ऑफिसर कभी भी पूरे टेन्योर एक ही डिपार्टमेंट में नहीं रहता है. देयर इज अ पॉलिसी ऑफ इंटरनल रोटेशन. आपको एवरी 4 to 5 ईयर्स डिपार्टमेंट्स के अंदर शिफ्ट किया जाता है. कभी आप डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का अगर पार्ट है तो आपको रीफाइनेंस में भेज दिया जाएगा. ठीक है. अगर आप रीफाइनेंस में है तो आपको डेवलपमेंट के किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा. तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी शिफ्टिंग चलती रहेगी. आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखा जाता है. ठीक है. अब बात ये आती है कि आपको किस तरीके से वो डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल एक रैंडम प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको किसी भी डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जा सकता है. आपको आपका जो पार्ट होता है, या फिर आप कह लीजिए कि जो भी आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है. बट अगेन वो प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं होगा ये डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी है और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके के इंसान की हमें ज़रूरत है. इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर आपको कोई भी डिपार्टमेंट एलोकेट किया जा सकता है और फर्दर आप पूरे करियर के टेन्योर में उसी एक डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे. आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रोटेट होते रहेंगे. ठीक है. समटाइम्स यू आर इन वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, देन यू विल बी इन अनदर डिपार्टमेंट. तो ये एक इंटरनल रोटेशन है जो कि चलता रहता है एज फार एज द NABARD एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न. ठीक है. उसके बाद में जो एक अगला क्वेश्चन होता है कि NABARD के अंदर प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है. ठीक है. अगर मुझे NABARD ग्रेड A to B जाना है, B to C जाना है, तो इसकी क्या प्रमोशन पॉलिसी होती है. देखिए, सबसे पहली इसके 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है. सबसे पहले कि मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू सर्व. ठीक है. कि बेसिक अगर आपको A to B जाना है तो आफ्टर 4 to 5 ईयर्स आपका प्रमोशन ड्यू होता है. ठीक है. कि 4 to 5 ईयर्स अगर आपने एक पर्टिकुलर पोजिशन पे काम किया है, उसके बाद में आप एलिजिबल होते हो प्रमोशन के लिए. ठीक है. उसके बाद में दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर जहां पर आप प्रमोट होकर जाना चाहते हो, जो हायर लेवल की पोजीशन है, वहां पर वैकेंसीज कितनी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा. और जो थर्ड थिंग होती है ये कि NABARD के अंदर प्रमोशंस जो होते हैं वो शॉर्ट और गारंटीड नहीं होते हैं. दे आर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको A to B जाना है तो A to B जाने के लिए देयर इज एन इंटरव्यू. आप इस इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका प्रमोशन होगा. ठीक है. इट इज डिपेंडेंट ऑन योर मेरिट ऑल्सो. सिमिलरली अगर आपको B to C जाना है तो वहां पर आपका इंटरव्यू होगा. लेकिन अगर आपने C to D जाना है, ठीक है, बिकॉज A to B एंड B to C एंड देन C to D, लाइक D जो पोजीशन होती है वो हमारी हायर मैनेजमेंट की पोजीशन होती है. अगर आपको C to D जाना है तो वहां पर आपका एक एग्जाम भी होता है और इंटरव्यू भी होता है. जब आप इन दोनों को क्वालिफाई करते हो तभी आपका प्रमोशन C to D होता है. ठीक है. तो ये NABARD की प्रमोशन पॉलिसी होती है जहां पे एक शॉर्ट और गारंटीड प्रमोशन नहीं होता है, बल्कि आपके मेरिट के बेसिस के ऊपर, वैकेंसी के बेसिस के ऊपर और कितने साल आप ऑलरेडी काम कर चुके हो एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर के डिसाइड किया जाता है कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद में दूसरी चीज आती है, एक और जो क्वेश्चन यहाँ पर जॉब प्रोफाइल से लेकर पूछा जाता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर की क्या वर्कलोड डिफरेंट रहता है. तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट वर्कलोड होता है. फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, यहाँ पर काफी काम होता है. आपको इंस्पेक्शन के लिए भी जाना पड़ सकता है. अगर पार्लियामेंट्री सेशंस चल रहे हैं, कोई क्वेरीज आपसे पूछी जाती हैं तो उनका आंसर भी आपको करना हो सकता है. ठीक है. तो वर्कलोड जो होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. उसके बाद में एक अगला सवाल जो यहाँ पर पूछा जाता है वो ये कि अगर वर्कलोड अलग है तो क्या हमारी सैलरी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे डिफरेंट होती है. तो यस, देखिए, बेसिक सैलरी जो होती है वो आपकी सेम होती है और अंडर द टेबल सैलरी होने का NABARD
के अंदर कोई चांस नहीं है. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद ग्रेट इंटेग्रिटी एंड ग्रेट ट्रांसपेरेंसी. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा अंडर द टेबल पैसा बन जाएगा या दूसरे सोर्सेज से पैसा बन जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन नबार्ड. लेकिन हाँ, सैलरी में डिफरेंस हो सकता है, और वो डिफरेंस जो होता है वो होता है कि आपको कितना ज्यादा ओवर टाइम करने को मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में इंप्लॉयज काम करते हैं, उन्हें इंस्पेक्शन के लिए भी जाना पड़ता है टाइम एंड अगेन. अगर वो इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं तो उसके अलाउंसेस उन्हें दिए जाते हैं. ठीक है. तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के के अंदर जो एक नबार्ड ग्रेड ऑफिसर है, उसकी सैलरी बाकी के जो और डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अराउंड 20 to 30,000 भी डिफर कर सकती है. ठीक है, ऑन अ मंथली बेसिस. तो ये एक डिफरेंस रहता है सैलरी का, और ये डिफरेंस जो होता है ये वर्कलोड के बेसिस पे ही होता है. अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं, अगर आपको कभी ज्यादा रुकना पड़ रहा है, तो उसके बेसिस पर आपकी सैलरी में डिफरेंस होगा. अगर आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा. तो ये सारे रीजंस की वजह से आपकी सैलरी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट हो सकती है एट द सेम पोजीशन ऑल्सो. ठीक है. इसके बाद में एक और मेजर क्वेश्चन, और ये मुझसे एक कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया था कि नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स का डे टू डे काम क्या रहता है. ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस एक नबार्ड ग्रेड ऑफिसर क्या काम करता है. तो स्टूडेंट्स, लेट मी वेरी ऑनेस्टली टेल टू यू कि अगर मैंने जितने भी नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स जो ऑलरेडी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैंने पूछा कि आप डे टू डे क्या काम करते हो, तो उनका एक ही जवाब था कि काम कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग हो सकता है और हर एक दिन काम अलग हो सकता है. तो ऐसा कोई फिक्स हायरार्की, ऐसा कोई फिक्स डे टू डे रूटीन नहीं होता है कि एज एन अवार्ड ग्रेड ऑफिसर आप पहले जाके दिन में ये काम करोगे, फिर ये काम करोगे, फिर ये काम करोगे. इस तरीके का वर्क कल्चर या इस तरीके का कोई एक टू डू लिस्ट, टू डू टास्क लिस्ट नहीं होती है कि एक नबार्ड ग्रेड ऑफिसर डे टू डे यही काम करता है. तो इसीलिए मैंने इनिशियली इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया था कि नबार्ड ग्रेड किस तरीके से काम करता है. नबार्ड जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, किन डिपार्टमेंट्स के क्या काम हो सकते हैं, वो आपको एक ओवरव्यू दे दिया था. नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो डे टू डे एक्टिविटीज को का तो हम एक फुल ब्यौरा यहाँ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि एज अ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. जो भी अप्रेजल्स आते हैं, सपोज अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो लोन कितना ज़्यादा वायबल है, फीजिबल है, हमें देना चाहिए या नहीं, ये सारी अप्रेजल रिपोर्ट्स जो होती हैं ये नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स बनाती हैं. अगर किसी एनजीओ ने प्रपोज किया है कि हम लोग इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस पूरे प्रोजेक्ट को की रिपोर्ट सबमिट करना, उसका अप्रेजल बनाना, ये सारे काम जो होते हैं नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स के होते हैं. तो बेसिकली नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स जो होते हैं वो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस का पार्ट होते हैं. जो भी डिसीजन हायर मैनेजमेंट लेता है उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है वो नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स का होता है. ठीक है, तो आई थिंक इसके साथ आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल चुका है कि नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स यहाँ पर क्या काम करते हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. एंड स्टूडेंट्स, अगर इसी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल वाले एग्जाम के लिए अगर आप फर्दर प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट edutap.in, और हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको नबार्ड ग्रेड ए के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे. अगर आप कोर्सेज पे जाओगे, कोर्सेज सेक्शन के ऊपर, तो नबार्ड ग्रेड ए के लिए वी हैव द फॉलोइंग कोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ नबार्ड ग्रेड ए 11 आवर ट्रायल कोर्स. ठीक है, तो 11 आवर ट्रायल कोर्स के अंदर बेसिकली जो हमारे और डिफरेंट कोर्सेज के डिलीवरेबल्स होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. एक ग्लिम्स आपको दिया जाता है, ₹1 के अंदर ये कोर्स मिलता है कि किस तरीके के डिलीवरेबल्स हैं जो कि बाकी कोर्सेज में अवेलेबल हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, इसको लेकर के आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें. इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और अब जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. आप में से वो सारे स्टूडेंट्स जो केवल फेज 2 और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए सिल्वर कोर्स अवेलेबल है, और वो सारे स्टूडेंट्स जो फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए गोल्ड कोर्स अवेलेबल है. तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल and it was interesting for you as well. If anything left unanswered, please feel free to let me know in the comment section below. Thank you so much and I wish you all the very best.